तो आज की क्लास में हम समझेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम जानते हैं कि कोई आवेश है, अब आवेश रुका हुआ है, हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की। तो आवेश जब रुका हुआ है तो रुका हुआ आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर, अपने आसपास में एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है, एक ऐसा क्षेत्र निर्मित करता है कि उस आवेश के अंतर्गत यदि कोई दूसरा आवेश आए तो वह दूसरा आवेश उस आवेश के क्षेत्र के अंतर्गत एक फोर्स का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम देख लें कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई आवेश है प्लस क्यू। कैसा आवेश है, बिंदु आवेश है। अब यह बिंदु आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर एक क्या कर लेगा, ऐसे एक फील्ड बना लेगा। कैसा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बना लेगा। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम किसी दूसरे आवेश को लाएं, कोई मान लेते हैं दूसरा आवेश है, ठीक, दूसरा आवेश हमने लाया किसको, क्यू नॉट को हमने लाया, तो जैसे ये इसके अंतर्गत आएगा, इस फील्ड के अंतर्गत जैसे ये इंटर करेगा ये परीक्षण आवेश, तो वैसे ही ये एक बल का अनुभव करने लगता है। ठीक है, बल का अनुभव कैसे करेगा, ये बल का अनुभव करेगा इस दिशा में, इस डायरेक्शन पे फोर्स का अनुभव करेगा, फोर्स को फील करेगा ये। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अपन इस आवेश को यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। तो अगर इधर लाएं तो ये इस दिशा में ऐसे ऊपर की ओर फोर्स का अनुभव करेगा। इधर लाएं परीक्षण आवेश को तो इस दिशा में, इधर ले जाएं तो इस दिशा में, मतलब इस प्लस क्यू से दूर जाता हुआ हमको नजर आएगा ये परीक्षण आवेश। और ये जो परीक्षण आवेश होता है क्यू नॉट, इसको अपन बोलते हैं परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है पॉजिटिव। ठीक, ये हमेशा धनात्मक होता है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा धनात्मक होता है। जो परीक्षण आवेश है हमेशा धनात्मक होगा। यहां पे हम या तो प्लस क्यू आवेश रख सकते हैं या फिर माइनस क्यू आवेश भी रख सकते हैं। तो जैसे ही ये जो धन क्यू का आवेश है और ये कैसा आवेश है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट। अब ये जो परीक्षण आवेश होता है ये लगभग, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो परिमाण होता है इसका, ये लगभग 0 होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है क्यू नॉट डैश टू 0, इसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि ये अपना खुद का फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। ये इतना इसका मैग्नीट्यूड कम होता है कि ये खुद का एक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, खुद का क्षेत्र निर्मित नहीं कर सकता। इसलिए यह किसी अन्य आवेश, जो कि प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, उसके अंतर्गत एक बल का अनुभव करता है, न कि ये बल लगा सकता है इस पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ये जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट है यह बहुत ही मैग्नीट्यूड में बहुत ही कम परिमाण का होता है। ये लगभग, इसका मैग्नीट्यूड लगभग 0 होता है और इस वजह से ये खुद का एक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। बाकी इसको छोड़ करके जितने भी आवेश हैं, परीक्षण आवेश को छोड़ करके जो भी आवेश होंगे वे अपना खुद का एक विद्युत क्षेत्र निर्मित कर सकते हैं और करते ही हैं। और परीक्षण आवेश क्या करता है, केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को महसूस करता है या विद्युत क्षेत्र में जाता है तो एक बल का अनुभव करता है। अब यदि प्लस क्यू आवेश है तो बल का अनुभव किधर करेगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस प्लस क्या होता है, धन आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो दिशा इसकी इधर हो गई। ठीक है, ये भी इसको रिपल करेगा, प्लस क्यू आवेश है उसकी दिशा इधर हो गई, इसकी दिशा इधर हो गई। मतलब यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, है ना, विद्युत क्षेत्र की यहाँ पे हम दिशा देखें, यहाँ पे जो ई की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, वह क्या है बताओ, दिशा हमें कैसे दिख रही है विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें कैसे दिख रही है, इस क्यू प्लस क्यू आवेश से दूर जा रही है दिशा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर दिख रही है, इस विद्युत आवेश से इधर देखें दूर जा रही, इधर भी दूर जा रही, इधर भी देखें दूर है, इधर भी दूर जा रही, इधर भी दूर जा रही, इधर भी दूर जा रही। मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वह है प्लस क्यू आवेश से दूर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिशा क्या है, प्लस क्यू आवेश से दूर। ठीक, अब यदि यहाँ पे हम एक माइनस का आवेश ले लें, माइनस क्यू आवेश, तो ये कैसा आवेश है, ये एकांक धनावेश, ये बिंदु आवेश है। ठीक है, परीक्षण आवेश तो है नहीं, ये बिंदु आवेश है, तो ये भी क्या करेगा, अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करेगा, ऐसे विद्युत क्षेत्र निर्मित करेगा।
पुनः हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश को लाएंगे। जैसे ही हमने परीक्षण आवेश को यहाँ पे लाया तो हम जानते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये हमेशा धनात्मक होता है, तो धन ऋण में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये इसको क्या करेगा, माइनस क्यू आवेश इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसका अब इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, फोर्स की दिशा ये हो जाएगी। अब इसको ऐसे फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने परीक्षण आवेश रखा क्यू नॉट, तो दिशा ऐसे। यहाँ पे हमने परीक्षण आवेश रखा क्यू नॉट, तो दिशा इधर। यहाँ पे हमने परीक्षण आवेश रखा क्यू नॉट, तो डायरेक्शन अंदर की ओर, है ना। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे ई की दिशा हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ई की दिशा हम देख रहे हैं, यहाँ पे ई की दिशा हम क्या देख रहे हैं, ई की दिशा में कैसे दिख रही है, आवेश क्यू की ओर, है ना, आवेश क्यू की ओर। यहाँ पे आवेश क्यू से धन क्यू आवेश से दूर था, यहाँ पे आवेश कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, आवेश माइनस क्यू की ओर। किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। मतलब अब एक चीज तो समझ आई कि एक चीज समझ आई कि जो विद्युत क्षेत्र है ई, है ना, ई के ऊपर हमने वेक्टर लगाया, तो ये कैसी राशि, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा डिसाइड है ना। इसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो धन क्यू आवेश है तो दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर होगी, प्लस क्यू से दूर होगी। यदि ऋण का आवेश है, माइनस का क्यू आवेश है, तब दिशा किधर होगी विद्युत क्षेत्र की, तब दिशा होगी माइनस क्यू की ओर। मतलब दो कंडीशन बनेंगे दिशाओं के, है ना। यदि माइनस क्यू आवेश है तो दिशा अंदर की ओर, प्लस क्यू आवेश है तो दिशा आवेश क्यू से दूर। तो ये कैसी राशि है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। राशि कैसी है, सदिश। कौन है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। तो इतनी चीज समझ आई, है ना। अब चलो देखते हैं, अब बिंदु आवेश के कारण हम क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने कूलाम नियम भी पढ़ा दिया है, ठीक। यहाँ पे कूलाम नियम को हम अप्लाई करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें, ठीक। इसको मिटाते हैं। अब एक हम बिंदु आवेश रखेंगे और उस बिंदु आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर हम क्या देखेंगे, तीव्रता विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक है आवेश प्लस क्यू, ठीक है ना। अब इस आवेश से हमें कुछ ना कुछ दूरी पर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक फील्ड होगा और उस फील्ड के अंतर्गत हम कहीं पर भी आर दूरी पर, ठीक है, उस दूरी को हम आर मान लेंगे और कहीं पर भी हम क्या रख देंगे, परीक्षण आवेश को। क्योंकि परीक्षण आवेश ही हमारे पास केवल एक ऐसा आवेश है जो कि इस बिंदु आवेश के कारण निर्मित विद्युत क्षेत्र में एक बल का अनुभव करेगा, उस पर एक तीव्रता लगेगी, ठीक है। अदरवाइज हम यदि कोई दूसरा प्लस क्यू आवेश ले लें तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो परीक्षण आवेश नहीं रह जाएगा। हमें परीक्षण आवेश ही लेना है, टेस्ट चार्ज ही लेना, जिसका मैग्नीट्यूड लगभग 0 हो, ठीक है। तो यहाँ हमने प्लस क्यू आवेश ले लिया। इससे मान लेते हैं आर दूरी पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। अब आर दूरी कहां पर है, जहां तक इसका विद्युत क्षेत्र है, उस दूरी के अंतर्गत ही हमने कोई दूरी ले ली आर, और उस क्षेत्र के अंतर्गत हमने एक बिंदु पी ले लिया, जिसकी हमने डिस्टेंस बता दी आवेश से आर है। और इस बिंदु पर हम ले लेंगे एक परीक्षण आवेश, हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका काम ही है, परीक्षण आवेश का काम क्या है, किसी आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण निर्मित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बताती है ना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताती है, और बल कितना लग रहा है ये भी हमें पता चलता है, ठीक है। तो आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर हमने एक बिंदु ले लिया पी धन क्यू से, और उस बिंदु पर हमने रख दिया एक परीक्षण आवेश। तो इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, ठीक है। तो इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा, बल। तो आवेश क्यू के कारण, ठीक है, यहां पे लिख लेंगे आवेश क्यू के कारण, आवेश कैसा आवेश है, धनावेश है, तो आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर किस पर बल लगेगा, क्यू नॉट पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। अब बल किस डायरेक्शन पे लगेगा बताओ, बल किस डायरेक्शन पे लगेगा, इस डायरेक्शन पे एफ लगेगा ना। बल किस डायरेक्शन पे लगेगा, इसी डायरेक्शन पे, क्यों, क्योंकि परीक्षण आवेश ऑलवेज पॉजिटिव और ये भी धन आवेश, तो धन में क्या होगा, रिपल होगा, दोनों प्रतिकर्षित होंगे, और डायरेक्शन क्या होगा, प्लस क्यू आवेश से दूर। तो आवेश प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ,
ठीक है। अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, कूलॉम नियम। कूलॉम नियम में हमने देखा था कि कोई बिंदु आवेश है ना, और विद्युत क्षेत्र में यदि कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो बल का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। Q तो दो आवेश है यहाँ पे, एक Q है एक है Q नॉट, तो Q नॉट बाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये देखो फोर्स की वैल्यू है ना, फोर्स किस में है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक क्या, आर कैप, ठीक है ना। जैसे कि हम थोड़ा सा इसमें देख लें, जैसे हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ पे एन कैप हमें क्या बतलाती है, एन कैप हमें देती है डायरेक्शन, ठीक है। एन कैप से हमें क्या पता चलता है, दिशा। तो यदि सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होगी, तो दिशा के लिए हम क्या ले लेते हैं, कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आर कैप आ जाएगा डायरेक्शन के लिए, क्योंकि हम इसका अभी सदिश रूप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आर कैप लिखना ज़रूरी है। तो आवेश Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल कितना हो गया, बल का मान हमने लिख लिया, ठीक है। और जो तीव्रता होती है विद्युत क्षेत्र की, जो तीव्रता होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो तीव्रता होती है क्या, बल फोर्स डिवाइड बाय परीक्षण आवेश का परिमाण, ठीक है ना। इसका मान होता है फोर्स डिवाइडेड बाय परीक्षण आवेश का परिमाण। तो फोर्स का मान हमने निकाल लिया, ये परीक्षण आवेश का परिमाण कितना है, परिमाण ही हमने लिखा है Q नॉट, ठीक है। वेक्टर वेक्टर कुछ लगा नहीं, मतलब ये परिमाण ही है, हमने परिमाण ही लिखा है Q नॉट। तो अब क्या होगा बताओ, बिंदु P पर हमें तीव्रता किस बिंदु पर निकालनी है, जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है, ठीक, जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है उसी बिंदु पर हम परीक्षण आवेश को रखते हैं। तो हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमने बिंदु P पर परीक्षण आवेश को रखा है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, है ना। लिख लेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या हो जाएगा, F अपान Q नॉट। F क्या है लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाई Q नॉट, ठीक है। Q नॉट तो नीचे है। अब बताओ ये Q नॉट क्या होगा, Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल होगा, कैसे, यहाँ पे दिखा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब ये डिवाइड Q नॉट, तो इसको अगर मल्टीप्लाइड में लिखें तो ये मेन डिवाइड है ना, मेन डिवाइडेशन ये है, तो ये मेन है, तो इसको जब इंटू में हम बदलेंगे, मेन डिवाइड को जब इंटू में बदलेंगे तो क्या होगा, ये Q नॉट है तो 1/Q नॉट हो जाएगा, 1/Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल होगा, ठीक है। अब क्या आएगा, इसको थोड़ी राइट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मैं मिटा रहा। हाँ, अब क्या मान आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। ये हमें मान निकला। अब हम जानते हैं कि जो आर कैप है ना, हमने पढ़ा था कि आर कैप क्लास 11th में शायद आपको याद हो, आपने पढ़ा था। इसका हम जब एकांक सदिश निकालते हैं आर कैप, तो इसका मान क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय वेक्टर आर का मॉड, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेक्टर आर का मॉड। और वेक्टर आर का जब हम मॉड लगाते हैं तो ये हमें क्या मिल जाता है, पूरा मैग्नीट्यूड, कोई परिमाण मिल जाता है, वेक्टर इससे हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप की प्लेस पे वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, और ये आ गया वेक्टर आर, ठीक है। अब देखो ये जो मान हमें मिला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये कैसा है, ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन देगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है तो हमको क्या देगा, ये डायरेक्शन देगा। हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी हमें निकालना है। ये इससे हमें मिलेगी दिशा, है ना। हमें पता है जब हम वेक्टर लगाते हैं किसी भी भौतिक राशि, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के ऊपर जब हम
क्या लगा देते हैं, वेक्टर, तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन। और जब हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम उसका मॉड लगाते हैं, ठीक है। मॉड लगा करके जैसे हमने मॉड लगाया वेक्टर पे तो हमको क्या मिल गया, परिमाण, मैग्नीट्यूड मिल गया। तो अब यदि हमें यहाँ से हमें मिल रहा है डायरेक्शन, हमें इसको परिमाण रूप में लिखना है, तो परिमाण रूप में क्या हो जाएगा, परिमाण या मैग्नीट्यूड रूप में, परिमाण रूप में इक्वल हो जाएगा, इक्वल, ये कैप हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कैप हमें क्या दे रहा, डायरेक्शन दे रहा। तो ये इस वेक्टर को हटा देंगे, आर कैप हटा देंगे, आर कैप पूरा हट जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ई का परिमाण, मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैग्नीट्यूड में कितनी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में कितनी है ये हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अब इसका हमें यूनिट भी लिखना है, तो यूनिट कितना होगा बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, F/Q0। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो बटा कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। हमें ये मान मिलेगा, हमें मैग्नीट्यूड कितना मिला, 1/4πε0 Q/r², मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, इतना, ठीक है। इस बिंदु P पर धन Q आवेश के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना अप्लाई हो रहा है, इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये E जो है r² की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, E जो है r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स यदि r का मान बढ़ेगा तो E का मान क्या होगा, r का मान यदि बढ़ेगा तो E का मान क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान इंक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसका मान घटेगा। यदि r का मान बढ़ाएंगे तो E का मान घटेगा। अब यहां से देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। यदि हम r का मान क्या रखें, यदि r को क्या कर दें, r को इन्फिनिटी कर दें, ठीक है, r को क्या कर दें हम, इन्फिनिटी। मीन्स हम इस परीक्षण आवेश को कहां पर ले जाएं, इन्फिनिटी पर ले जाएं, अनंत पर ले जाएं। r डिस्टेंस कितना हो जाए, r इक्वल टू इन्फिनिटी, r इन्फिनिटी हो जाए तो E कितना हो जाएगा, तो E हो जाएगा 0, ठीक है। तो E कितना हो जाएगा, 0। हमें पता है कि 1/∞ की वैल्यू होती है 0। तो यदि r इन्फिनिटी हो जाए, मतलब परीक्षण आवेश को इस आवेश से बहुत दूर ले जाया जाए, एक इन्फिनिटी पर ले जाया जाए, तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, परिमाण में भी 0 हो जाएगा ना, क्योंकि उसके क्षेत्र से बाहर चला जाएगा वो, और जब बाहर चला जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, 0। अब यदि r इक्वल 0 रखें, यदि डिस्टेंस 0 रख दिया जाए, डिस्टेंस 0 मीन्स यहीं पर हो जाए, ठीक है। r0 मतलब डिस्टेंस हो ही नहीं, बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश यहीं पर आ जाए, Q0, ठीक है, कहने का मतलब यहीं पर आ जाए, तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, हम जानते हैं कि 1/0 की वैल्यू होती इनफाइनाइट, है ना। 1 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वैल्यू क्या, इनफाइनाइट। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो यदि r 0 है, यदि r की वैल्यू 0 है, यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि शून्य कर दिया जाए, मतलब ये दोनों एकदम पास हो जाए, यहीं पर Q हो जाए, यहीं पर Q0 हो जाए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मान हो जाएगा अनंत, ठीक, बात समझ आई। अब इसको हम एक ग्राफ से समझा दें, ग्राफ इसका बना दें, तो R वर्सेस E का ग्राफ हम बनाएं, R वर्सेस E का ग्राफ बनाएं, तो कैसा बनेगा ग्राफ। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, यदि R का मान बढ़ रहा है, यहां से देखो कंडीशन 1, कंडीशन 2, ठीक है। यदि R इन्फिनिटी मीन्स R का मान यदि बढ़ता जाए, R का मान बढ़ेगा किधर, यहाँ हम जानते हैं 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे हम जानते हैं x एक्सिस का, ठीक है, ये धनात्मक अक्ष है, तो 0 1 2 3 4, तो R का मान बढ़ेगा किधर, इधर बढ़ेगा, ठीक है। और E का मान किधर बढ़ेगा, E का मान ऊपर की ओर बढ़ेगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे E का मान ऊपर बढ़ेगा, R का मान आगे बढ़ेगा। E का मान घटेगा किधर, जब ऊपर बढ़ रहा है E का मान तो घटेगा नीचे की ओर E का मान, ठीक है। तो यदि इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो हम जानते हैं कि यदि R का मान अधिक होता जाए तो E का मान क्या है, E इक्वल 0 मीन्स E किधर की ओर अग्रसर है। यदि R बढ़ रहा है ना, यदि R क्या हो रहा है, R बढ़ रहा है, R इन्फिनिटी मीन्स R के मान को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो E का मान क्या होते जा रहा है, E का मान 0 की ओर जाता जा रहा है, मीन्स E का मान कम होते जा रहा है। E का मान 0 जाना मीन्स ऊपर से नीचे आना, ठीक है।
तो ई का मान 0 होते जा रहा है। यदि आर का मान बढ़ रहा है, डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, सीधी सी बात है कि कोई भी आवेश है वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो जैसे जैसे परीक्षण आवेश को दूर ले जाते जाएंगे तो वह कम बल का अनुभव करेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर कम लगेगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ तीव्रता का मान कम होता है ना। यहाँ से हमने देखा डिस्टेंस बढ़ी तो तीव्रता कम हुई। तो यहाँ पे हम ग्राफ खींचे ई वर्सेस, मतलब हम ग्राफ किसका खींच रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² कह दी हम ग्राफ खींचें तो हम देख रहे हैं कि आर का मान बढ़ रहा है तो ई का मान घट रहा है, तो ई ग्राफ कुछ हमें ऐसा मिलता है। ठीक, यहाँ पे देखो आर का मान बढ़ रहा है, आर हम आगे जाते जा रहे हैं, तो ई का मान क्या हो रहा है, ई का मान कम होते जा रहा है। आर का मान इधर बढ़ रहा है, ई का मान इधर कम हो रहा है। ठीक है, ई का मान कम हो रहा है, आर का मान बढ़ रहा है, तो हमें ऐसा ग्राफ मिलता है ई और आर के बीच का। ठीक, तो बात समझ आई। आज हमने देखा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर फॉर्म पे भी हमने देखा, डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म पे, और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म पे, इसको लिख लो मैग्नीट्यूड फॉर्म पे, है ना, परिमाण रूप में हमने लिख दिया है। तो ये डायरेक्शन है और यहाँ से निकलेगा हमको मैग्नीट्यूड या परिमाण, मैग्नीट्यूड, ठीक है, या परिमाण। ठीक, थैंक यू।